हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बच्चों आज की क्लास में हम कवर करेंगे हमारे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 9th, जिसका पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूं। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि इसके अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो बच्चों पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को काफी डिटेल में डिस्कस किया था, पर आज की क्लास में हम बच्चों बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप वाले टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ लेट्स बिगिन। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का सबसे पहले टॉपिक, जो कि है मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो आपको यह समझनी है कि एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेसमैन सेम नहीं होते। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, सबसे पहले हम एंटरप्रेन्योरशिप से पहले एक वर्ड समझते हैं, एंटरप्रेन्योर। यानी एंटरप्रेन्योर क्या होता है। तो देखो बच्चों, एंटरप्रेन्योर वो हर इंसान है जो अपना खुद का बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम शुरू करता है। यानी एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के अंदर आप एक फर्क समझ पा रहे होंगे। एंटरप्रेन्योर खुद का बिजनेस शुरू करता है और बिजनेसमैन हो सकता है किसी और के चलते हुए बिजनेस को संभाले। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो अब बच्चों देखो, आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर आपको भी खुद का एक बिजनेस अगर शुरू करना है तो क्या वो एक इजी प्रोसेस है? क्या बड़ी आसानी से बिजनेस शुरू हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं क्या बिजनेस आसानी से? आंसर है नो। तो कहने का मतलब एंटरप्रेन्योरशिप ने जब सोचा कि मेरे को अपना बिजनेस शुरू करना है, तो बिजनेस शुरू एक दिन में नहीं होता बच्चों, उसके अंदर में काफी टाइम लगता है। कहने का मतलब काफी प्रोसेस लगता है उसके अंदर। तो बच्चों एंटरप्रेन्योर कौन है? सबसे पहली बात, जो वो इंसान है जो नया बिजनेस खुद का शुरू करता है, और वो जो प्रोसेस है ना बच्चों जिसके थ्रू एक नया बिजनेस खड़ा होता है, उसको बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर मैं एक डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये एक बंदा है जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, ही इज एन एंटरप्रेन्योर, और जिस प्रोसेस के थ्रू बच्चों उसका बिजनेस शुरू होएगा ना, उसको बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। बात समझ में आ गई? तो हम बच्चों इसको रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वंस ओन बिजनेस। खुद के बिजनेस को शुरू करने के प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। आगे बोला गया एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम वर्किंग फॉर समवन एल्स एम्प्लॉयमेंट और प्रैक्टिसिंग अ प्रोफेशन। तो इसमें यह लिखा हुआ है कि एंटरप्रेन्योरशिप की एक काफी डिफरेंट जर्नी होती है, जिसके अंदर आप किसी और के लिए काम नहीं करते और आप एक प्रोफेशन के अंदर भी नहीं होते। आप खुद की एक जर्नी पे निकलते हो जिसके अंदर आप खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, और इस जर्नी को क्या बोलते हैं बच्चों? एंटरप्रेन्योरशिप। आगे बोला हुआ है द पर्सन, यानी वो इंसान हु स्टार्ट्स अ बिजनेस, ही इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। यानी वो जो इंसान खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है, उस इंसान को हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी एंटरप्रेन्योरशिप की किसी भी कंट्री को जरूरत क्या है। इसमें लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योर्स आर एसेंशियल इन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। यानी हर कंट्री, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, डेवलप्ड कंट्री फॉर एग्जांपल यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इनको हम डेवलप्ड कंट्रीज मानते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ डेवलपिंग कंट्रीज जैसे हमारा देश इंडिया, इन दोनों ही तरीके के कंट्रीज को बच्चों एंटरप्रेन्योर की जरूरत होती है। इसको पहले अपन रीड करते हैं। इसमें लिखा हुआ है डेवलपिंग कंट्रीज नीड देम टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी डेवलपिंग कंट्रीज यानी हम जैसे कंट्री को एंटरप्रेन्योर की जरूरत इसलिए होती है ताकि हम भी एक विकसित देश, हम भी एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन पाए। वहीं पे डेवलप्ड कंट्रीज नीड देम टू सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। वहीं पे यूएसए और यूके जैसी कंट्रीज को एंटरप्रेन्योरशिप की इसलिए जरूरत है ताकि वो जिस लेवल पे पहुंच चुके हैं उस लेवल को मेंटेन कर पाए। इसको एक एग्जांपल से समझो। यहां पे यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री है जो ऑलरेडी एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, और यहां पे हमारा एक कंट्री है इंडिया जो डेवलप्ड नेशन बनना चाहता है। तो जितने अच्छे बिजनेस, जितने अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप बच्चों किसी भी कंट्री में होता है ना, उतना ही ज्यादा फायदा उस कंट्री को होता है। फॉर एग्जांपल यूएसए और यूके के पास गूगल है, एप्पल है, तो आप देखो इनकी इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वहीं पे अगर अपन बात करें इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा कमजोर अभी क्यों है? क्योंकि हमारे पास इतने स्ट्रांग बिजनेस नहीं है जिसकी वजह से हम हमारा देश को आगे लेके जा पाए। तो देखो इंडिया जैसी कंट्री क्या चाहती है कि हमारे पास बिजनेस आए ताकि हम भी डेवलप्ड कंट्री बन सके यूएसए और यूके के जैसे। वहीं पे यूएसए और यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंपनीज ये सोचती हैं कि हमारे बिजनेस स्ट्रांग रहने चाहिए ताकि हम जिस लेवल पे पहुंच चुके हैं वो लेवल हम आगे भी मेंटेन कर पाए। तो बच्चों इसलिए डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री दोनों को एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल बच्चों मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं। उस ग्राफ से आपको पता चलेगा कि हमारे कंट्री के अंदर एक ना स्टार्टअप आया था जियो। उस जियो की वजह से बहुत ज्यादा हमारी इकोनॉमी को फायदा हुआ है। एक ग्राफ से देखते हो। देखो बच्चों सबसे पहली बात तो जियो जैसे स्टार्टअप की वजह से 5G एडवांसमेंट के अंदर, 5G टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा कंट्री वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंट्री है जिसने 5G को अडॉप्ट किया। इसका मतलब यह है कि बाकी सारे देशों में इतनी तेजी से 5G को अडॉप्ट नहीं किया गया जितनी तेजी से हमारे कंट्री ने अडॉप्ट किया है। वहीं पे अगर हम और देखें तो बच्चों लगभग रूरल कनेक्टिविटी यानी गांव तक इंटरनेट पहुंचा है
है, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख ऐसे गांव हैं जिनके पास इंटरनेट पहुंचा है हमारे एक स्टार्टअप जियो की वजह से। वहीं पे अगर अपन देखें तो हमारी इकोनॉमी को इंपैक्ट मिला है, 5.65% हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिला है ऐसे स्टार्टअप की वजह से। और उसके बाद में अगर हम डेटा कंजम्पशन देखें तो डेटा कंजम्पशन से पता चलता है कि ऑन एन एवरेज हमारे देश का हर बंदा 30 GB डेटा पर मंथ यूज करता है, यानी एक दिन में 1 GB डेटा हम आसपास यूज कर जाते हैं। इससे पता लगता है कि सिर्फ एक स्टार्टअप जो कि हमारे कंट्री ने काफी स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप बनाया था, रिलायंस जियो, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को कितना ज्यादा बूस्ट मिला। अब बच्चों आप ये सोच के देखो, यूएसए और यूके जैसी कंट्रीज के पास तो कितने सारे बतेरे स्टार्टअप्स हैं, तो उनकी लेवल की इकोनॉमी कहां पर पहुंच चुकी होगी। आगे बच्चों हम इसको रीड करते हैं। इसमें इन इंडियाज कंटेक्स्ट, इंडिया के कंटेक्स्ट के अंदर बच्चों एंटरप्रेन्योरशिप की इंपॉर्टेंस और ज्यादा है। उसका कारण यह है क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर बच्चों गवर्नमेंट जॉब्स आजकल इतनी ज्यादा आ नहीं रही। अगर आपको याद हो ना तो पहले अगर कोई सी गवर्नमेंट जॉब, खास करके बैंकिंग सेक्टर की जॉब होती थी ना, उसके फॉर्म भी भरे जाते थे ना, उसे शहर के शहर जाम हो जाते थे। ट्रेनों और बसों के ऊपर बंदे आगे लद लद के छतों पर बैठ बैठ के आते थे फॉर्म भरने और एग्जाम देने। पर आज के टाइम पे अगर तुम देखो ना, बैंकिंग सेक्टर का कब एग्जाम आया सरकारी और कब चला गया पता भी नहीं लगता। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे कंट्री के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स इतनी ज्यादा बची नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है ना, वो भी इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही इस वक्त हमारे देश को। तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप की यानी खुद के बिजनेस फंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस हमने आगे बोला ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो ओपनड अप वास्ट न्यू अपॉर्चुनिटीज, यानी आज के टाइम में क्या है, काफी सारी इकोनॉमी के अंदर हम खुद का माल बेच सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आए हैं, हम अलग अलग तरीके के स्टार्टअप खोल सकते हैं। हेंस एंटरप्रेन्योरशिप कैन हेल्प इंडिया राइज एज अ पावरफुल इकोनॉमिक नेशन। इसीलिए बच्चों जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर, जितने अच्छे अच्छे कंपनीज, जितने अच्छे अच्छे स्टार्टअप हमारे कंट्री के अंदर होंगे ना, उतना ही स्ट्रांग हमारी इंडिया की इकोनॉमी बनेगी। तो इसीलिए बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की इंपॉर्टेंस है हमारे कंट्री में। बच्चों अगला टॉपिक कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी अगर आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना है, एक एंटरप्रेन्योर बनना है अगर आपको, तो उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और आपको क्या माइंडसेट रखना है, वो हम थोड़ा बहुत समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो सामने देखो, मैंने आपके ना टॉप 10 इंडियन मेन हु रॉक द एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम, यानी ऐसे 10 लोग बनाए हैं। यहाँ पे मेल मेंबर्स बताए मैंने, पर ऐसी फीमेल्स भी हैं हमारे कंट्री के अंदर। मेरे को ये टॉपिक मिला बस, तो मैंने फटाफट उठा लिया। तो बच्चों सामने देखो 10 ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने खुद का स्टार्टअप फाउंड किया, और आप इनको जानते होंगे। इन्होंने पेटीएम स्टार्ट किया, इन्होंने जोमैटो स्टार्ट किया, इन्होंने ओयो स्टार्ट किया, इन्होंने ब्लिंकिट स्टार्ट किया, इन्होंने क्रेड स्टार्ट किया था, इन्होंने बोट किया। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने हमारे इंडिया की इकोनॉमी के अंदर स्टार्टअप कल्चर को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। पर बच्चों किसी भी स्टार्टअप को शुरू करना ना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ना डेटा लाया हूं, जोमैटो कंपनी शुरू कब हुई थी? 2008 के अंदर कंपनी को फाउंड किया गया था। उसके बाद में उसकी ब्रांडिंग होती है 2010 के आसपास, और उसको और ज्यादा एक्सपैंड किया जाता है 2011 के आसपास। ऑलरेडी 4 साल हो चुके हैं। उसके बाद में इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करी अपनी एप्लीकेशन के अंदर 2012 के अंदर, और इन्होंने अपनी फूड डिलीवरी का जो बिजनेस शुरू किया ना बच्चों, जो आज हमें देखने को मिलता है, उसको आते आते 2015 आ चुका था। यानी 7 साल हो चुके थे कंपनी को फाउंड हुए, यहां तक 7 ईयर्स हो चुके थे। 7 साल बाद कंपनी ने फूड डिलीवरी का बिजनेस शुरू किया। उसके बाद में इन्होंने अपनी सर्विस लॉन्च करने के बाद सर्विस का वैल्यूएशन हुआ, इन्होंने फंडिंग ली। फंडिंग लेने के बाद इन्होंने काफी छोटे छोटे स्टार्टअप्स का एक्विजिशन किया और इन्होंने आईपीओ निकाला। आईपीओ बच्चों अपना निकाला था 2021 के अंदर। उसके बाद में आज के टाइम पे हम जो इनोवेशन देख रहे हैं 2025 के अंदर, जो अलग अलग तरीके के जैसे इनोवेशन करके, जैसे उन्होंने एक ऐप निकाला जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट ऐप। तो बच्चों इस पूरे प्रोसेस के अंदर देखो, आपसे मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, क्या 2008 से लेके 2025 में एक झटके के अंदर बिजनेस शुरू हो गया क्या? नहीं सर, बिजनेस एक झटके में शुरू नहीं हुआ तो हुआ, इसके अंदर काफी सारी मेहनत और काफी सारे सीक्वेंस और स्टेप्स लगते हैं। तो बच्चों मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि जोमैटो शुरू कब हुई? 2008 के अंदर, और आप उसको जो आज करंट 2025 में देखते हो, ये एक दिन की मेहनत नहीं है। इसमें काफी सारे सीक्वेंस में स्टेप्स किए गए हैं। उसके बाद में जोमैटो का आज असली रूप हमें देखने को मिलता है। और ऐसी कहानी इंडिया के हर स्टार्टअप की है। कोई भी स्टार्टअप एक झटके के अंदर शुरू नहीं हुआ। तो बच्चों सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, सबसे पहला पॉइंट है कि सिस्टमैटिक एक्टिविटी वही है होती है एंटरप्रेन्योरशिप। यानी आप ये नहीं कह सकते कि किसी का बिजनेस लक से चल गया। लक से कोई बिजनेस नहीं चलता बच्चों, आपको उसके अंदर बड़े सिस्टमैटिक तरीके से काम करना पड़ता है, उसी के बाद आपका बिजनेस चलेगा। तो हमने यहां पे ये लिखा हुआ है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट बेस्ड ऑन लक और चांस। एंटरप्रेन्योरशिप लक की वजह से नहीं होता, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप पर्पसफुल एक्टिविटी। आप रोज मेहनत करते हो, रोज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, उसके बाद में आपका बिजनेस शुरू होता है। पॉइंट नंबर 2
कह रहे हैं लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। इसका मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का आपका मकसद होना चाहिए, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हो तो एक लीगल और एक लेजिटिमेट बिजनेस को शुरू करो। तो इसमें यही लिखा हुआ है द एम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज टू स्टार्ट लॉफुल एंड लीगल बिजनेस शुरू करो। इट इज नॉट अबाउट लेजिटिमाइजिंग इलीगल एक्ट्स अंडर द गॉज ऑफ रिस्क टेकिंग, यानी आप इलीगल एक्टिविटीज को शुरू करके ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरा बिजनेस तो पता ही नहीं क्या हुआ, पुलिस की रेड पता नहीं कैसे पड़ेगी, उसमें आपकी गलती है। आपको आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक बिल्कुल लेजिटिमेट और लीगल बिजनेस को शुरू करो। पॉइंट नंबर थर्ड, इनोवेशन। इनोवेशन के अंदर बच्चों ये बोला गया है कि अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करना है ना, उसके अंदर आपको ना इनोवेशन लाना पड़ेगा, यानी आपको ना बच्चों एक नई तरीके से सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कुरकुरे के कंपटीशन में ना बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आए जो कुरकुरे जैसे सिमिलर थे, पर उनमें से कोई भी प्रोडक्ट टिका नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों कुरकुरे ऑलरेडी खुद को एस्टैब्लिश कर चुका है। अगर आप कुरकुरे जैसा बिल्कुल हूबहू प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करोगे ना तो आप फेल हो जाओगे। इसका बेस्ट तरीका यह है कि एग्जैक्टली कुरकुरे जैसा कोई प्रोडक्ट मत निकालो, पर इससे आप थोड़ा सा मिलता जुलता या एक नया इनोवेटिव तरीके से अपना प्रोडक्ट ला सकते हो, ताकि आपको मार्केट में जगह बनाने के अंदर ज्यादा जोर ना आए। इसमें यही बोला गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज इनहेरेंटली क्रिएटिव। आपको नए नए सॉल्यूशंस सोचने पड़ते हैं एज इट कंबाइंस प्रोडक्शन फैक्टर्स टू मीट सोसाइटल नीड्स व्हिच लीड्स टू न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मार्केट्स, न्यू टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। यानी आपको नए तरीके से सोसाइटी की तरफ अप्रोच बढ़ानी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो पाए। पॉइंट नंबर फोर्थ के अंदर बच्चों बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब यह है कि आपको लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों को इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने जोमेटो के एग्जांपल में देखा ना, कंपनी शुरू हुई 2008 में, उसके 2 साल बाद वो खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करती है, खुद का लोगो लॉन्च करती है, उसके बाद में 3 साल बाद वो फंडिंग उठाती है। यानी कहने का मतलब आपको ये सारी चीजों को इकट्ठा करना पड़ेगा अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो, और इस प्रोसेस के अंदर बच्चों टाइम बहुत लगता है। आखिरी पॉइंट है बच्चों रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग का मतलब यह है कि एंटरप्रेन्योर मस्ट टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड नॉट ब्लाइंड रिस्क, यानी सोचे समझे रिस्क तो आपको उठाने पड़ेंगे अगर आपको खुद का बिजनेस शुरू करना है तो। पर इसका मतलब यह नहीं है कि एक तरीके से सट्टा ही लगा दो अपने बिजनेस का। ब्लाइंड रिस्क का मतलब होता है बच्चों ऐसे सट्टेबाजी जैसे काम नहीं करने, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करने के बाद रिस्क उठाओ। आगे बोल रहा है रिस्क हियर इज नॉट जस्ट फाइनेंशियल बट ऑल्सो पर्सनल, इन्वॉल्विंग प्रेस्टीज, सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ वर्थ। यानी सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका पैसा दाव पे लगा होता है, कई बार आपकी इज्जत भी दाव पे लग जाती है, आपकी फैमिली भी दाव पे लग जाती है। तो आपको बिल्कुल कैलकुलेशन करके ये सारे रिस्क उठाने हैं, और अगर भगवान ने चाहा और आपकी किस्मत ने साथ दिया, देखो इन चीजों की तो जरूरत पड़ती है, तो आपका जरूर स्टार्टअप बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारा खत्म होता है पार्ट नंबर 2। अगर आपको इस पार्ट के अंदर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके लिख देना, आई विल रिप्लाई यू बैक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आईपीआर के टॉपिक के साथ, जो कि होगा हमारा बच्चों पार्ट नंबर 3। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।